हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और उसमें हमारी 4 क्लास हो चुकी है परसेंटेज में। हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और ये हमारी 5वीं क्लास है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी 4 क्लास हुई है इससे पहले, उसमें मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया है, मतलब कौन-कौन से टॉपिक कवर करवा दिए हैं। देखो, जो हमारी क्लास 1 थी उसमें ओनली हमने बेसिक्स करवाया था और जो हमारी क्लास 2 थी उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे बेसिक्स के ऊपर और एक टाइप भी करवा दिया था, ये फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये वाला। ठीक। और जो हमारी 3rd क्लास थी उसमें मैंने 4 टाइप करवाए थे ये वाले। और जो हमारी 4th क्लास थी उसमें मैंने 2 टाइप करवाए थे। ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला। ठीक। और जो हमारी आज की क्लास है ये, यानी कि 5 यानी 5वीं जो क्लास है, इसमें मैं ये 3 टाइप करवाने वाला हूँ। ठीक, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और एक ये वाला इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर वाला, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परसेंटेज में। ठीक, ज्यादातर इसी से ही आते हैं एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं कि हमारा लगभग 7 वीडियो में परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो तो। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला टाइप है हमारा ये आज की वीडियो का, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर का है, यानी कि व्यय का, यानी कीमत इनटू खपत इक्वल टू व्यय। तो ये फॉर्मूला मैं बता दूं, ये कहीं से ही नहीं, मतलब जो हमारा प्राइस होता है, ठीक, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, ठीक, तो वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट। यानी मानो किसी भी वस्तु की कीमत अगर 5 रुपए है, अगर आपने वो क्वांटिटी यानी 10 किलो खरीदी, तो हमारा टोटल जो अमाउंट होगा वो 50 होएगा। ठीक, तो इसी यहीं से ये फॉर्मूला बनकर आया ऊपर वाला। ठीक, कैसे? प्राइस तो ये है, मानो क्वांटिटी को अगर हम कंजम्पशन मान ले, यानी 5 रुपए की कीमत थी और 10 मानो किलोग्राम हम कंज्यूम कर रहे हैं, खपत, तो हमारा जो टोटल खर्चा आएगा 50 का आएगा एक्सपेंडिचर। तो वहीं से ये फॉर्मूला बना है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं इसमें, यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्चा पहले जितना हो। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो चीनी की कीमत है यानी प्राइस, उसमें जो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि का मतलब यानी ये 20/100, तो क्या आ जाएगा 20×5 यानी कि 1/5, 1/5 वृद्धि, यानी 5 पर क्या एक की क्या हो रही है वृद्धि। ठीक, मानो कह सकते हैं प्राइस, अगर मैं बात करूं जैसे प्राइस ओल्ड और प्राइस न्यू। ठीक, पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो हमें निकालना जो कंजप्शन है वो उसमें कितनी कमी करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, यानी कि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर मानो हमें एक्सपेंडिचर रखना है सेम, तो अगर हमने प्राइस की कीमत बढ़ा दी तो हमें एक्सपेंडिचर कंजप्शन कम करना पड़ेगा, जब तो खर्चा सेम रहेगा। ठीक, तो वही पूछा है। और मैं इसमें थोड़ी सी चीज आपको बताऊं। ठीक, जैसे मानो कोई भी चीज है, प्राइस इनटू कंजप्शन है एक्सपेंडिचर। ठीक, मानो प्राइस कोई न्यू आ गया, ठीक, और कंजप्शन भी हमारा कोई न्यू आ गया और हमारा एक्सपेंडिचर सेम है। अगर सेम है तो अगर दोनों को हम इक्वल करेंगे, यानी कि ये प्राइस इनटू कंजप्शन, ये मानो ओल्ड है, ठीक, इसे ओल्ड कह सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा यानी कि न्यू के। तो यहां से अगर हम प्राइस ओल्ड और प्राइस न्यू का रेशो निकालें, ठीक, ये तो क्या आ जाएगा, कंजप्शन हमारा यहाँ आ जाएगा, ये न्यू था, ठीक, न्यू अपॉन कंजप्शन ओल्ड। तो मतलब इसका रिवर्स कह सकते हैं, रिवर्स है ये। ठीक, तो इसी तरीके से हम करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक, अगर मानो ये प्राइस है 5:6, तो जो कंजप्शन है वो इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें खपत यानी जो खपत है इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो हम कह सकते हैं 6 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, तो कितने कम होगी, 1 कम होगी 6 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। ठीक, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को कह सकते हैं 16.66%, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक, अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अब देखो, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और बता दूं, आप चाहो तो मतलब आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसमें बोला था कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। मानो अगर चीनी की कीमत 100 थी, ठीक, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 120 की चीनी हो गई। तो हमें
खपत कम करनी है जिससे कि हमारे 100 रुपए ही खर्च हो, यानी 100 की वैल्यू 120 हो गई तो हमें वापसी 100 बनाने के लिए हमें -20 करना पड़ेगा, ठीक। और 100 पर, सॉरी 120 पर, 120 पर, ठीक। तो इसे कह सकते हैं 20/120, यानी कि 20 छिक्का 120, अब भी क्या आ गया 1/6। ऐसा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सा परसेंटेज में निकालने के लिए, वो क्या आ जाएगा हमारे, क्या आया था 16.66%। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा था चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति केवल 10% चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना चाहता है तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। मतलब देखो ये कह रहा है कि जो चीनी की कीमत है उसमें 20% की वृद्धि, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, यानी प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक। मानो जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा है ओल्ड वाला, ठीक, यानी पुराना एक्सपेंड, ठीक। तो न्यू जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, यानी प्राइस इनटू कंजप्शन, इसका क्या हो गया 20% बढ़ गया, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, यानी वो 120% हो गया, ठीक, 120% हो गया। अब इसने क्या कही कि चीनी की कीमत में, यानी कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक। देखो आप इसे दूसरे तरीके से कीजिए, सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, मानो चीनी की कीमत है 100, तो वो कितनी होगी 120 हो गई, ठीक। अब वो कह रहा है कि उसे चीनी की खपत में प्रतिशत कम करना है और हमें टोटल जो खर्चा है वो 10% से बढ़ाना है बस, ठीक। मानो 100 का यानी 10% से बढ़ाना है, वो 110 बढ़ाना है, ठीक। तो हमें 120 की वैल्यू 110 होगी, मतलब 10 का रिडक्शन हो रहा है 120 पर, ठीक, मल्टीप्लाई 100। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। अब इसे करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी 100/12, ये परसेंटेज में 100/12 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 का मतलब 8.33%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। तो देखो ये है इसके बेस्ट मेथड, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सके और आसानी से निकाल सके, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, सबसे बड़ी टाइम की कीमत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, क्योंकि इसे मैं चाहूँ तो बेसिक से भी करवा सकता हूँ, मैं बता दूंगा आगे, पर लेकिन बेस्ट मेथड ये है क्योंकि इनसे हमारा आंसर जल्दी आता है, लगभग 20 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसने बोला है जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने प्रति माह इसकी खपत को कम कर दिया, जैसे कि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। यदि परिवार ने प्रति माह पहले 18.4 किलो चीनी का उपभोग किया तो प्रति माह चीनी की नई खपत क्या है, ठीक। तो मतलब ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, मानो चीनी का प्राइस था 100, ठीक, वो हो गया 128। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन हमें जो खर्चा है वो 12% अधिक करना है बस, ठीक, मतलब 100 है तो हमें 112 का खर्चा करना है, तो इसका मतलब कितने का रिडक्शन होएगा इसमें, 28 में 128 में से 112 जाएंगे, यानी 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो 16 का रिडक्शन होएगा 128, ठीक। और इसे हम काट सकते हैं, यानी 16 अट्ठे 128, यानी 1/8, तो हमारा 1/8 का रिडक्शन हुआ, ठीक, खपत में, ये खपत में रिडक्शन हुआ है, मतलब कह सकते हैं पहले अगर खपत 8 था तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब इसने क्या बोला था, जो हमारा पहले खपत था वो था 18.4 किलोग्राम, यानी 8 की वैल्यू कितनी दी है 18.4 किलोग्राम, हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, ठीक, मतलब 8 की वैल्यू कितनी दी है ये 18.4 किलोग्राम। अगर इसे हम काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 1 की वैल्यू, यानी कि 8 दूनी 16, 2 18, 8 तिया 24, ठीक। 7 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या आ जाएगा 7 की वैल्यू क्या आ गई, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 16.1 किलोग्राम, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये रहा 16.1 किलोग्राम। तो ये है इसका बेस्ट मेथड करने का, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या कहा है, चीनी की कीमत में 10% की कमी एक गृहिणी को 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो घटी हुई कीमत ज्ञात करें। मतलब कह रहा है चीनी का जो प्राइस है, ठीक, वो 10% की कमी हुई, 10% की कमी का मतलब 1/10 कमी हुई, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, ये क्या है हमारा प्राइस है, ठीक, ये प्राइस है हमारा। अब ये क्या कह रहा है, तो कंजप्शन जो हमें, क्योंकि कंजप्शन जो हमें यानी एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, तो जो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स, यानी कि 9 इधर आ जाएगा और 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंजप्शन का रेशो, यानी उपभोग का रेशो,
यानी कि क्या हो जाएगा 9/10, 9:10। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, यानी कंजम्पशन पहले अगर 9 क्वांटिटी में हम खरीद रहे थे कोई चीज, अब हम खरीद रहे हैं 10, यानी कि हमारी एक क्वांटिटी बढ़ चुकी है, जो कि इसमें दिया है 6.2 kg, यानी एक की वैल्यू कितनी है 6.2 kg। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इन दोनों की वैल्यू, यानी बाद में कितनी खरीदी पहले कितनी। अगर 9 मल्टीप्लाई 6.2 करेंगे तो ये पहले इतना उपभोग कर रहा था और बाद में कितना 10.6.2, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसने क्या पूछा है, ठीक, यानी कि रुपए तो बराबर खर्च कर रहा था 1116, यानी घटी हुई कीमत ज्ञात करनी है, यानी ये वाली। ठीक, यानी कि यहाँ से टोटल कितना आ गया, यानी कि ये आ जाएगा 62, यानी 62 किलो वो खरीद पहले कंज्यूम कर रहा है बाद में। ठीक, टोटल रुपए कितने हैं 1116। ठीक, 1 किलोग्राम की हमें कीमत बतानी है, तो हम 62 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसे अब काटेंगे, यानी कि 62 एकम 62, लगभग ये जाएगा 8 दूनी 16, 18 बार चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे करना होता है। अगर मानो इसी क्वेश्चन में ये घटी हुई कीमत ना पूछ करके पूछता, यानी कि पहली वाली कीमत बताओ, तो जब हमारा जो कंजप्शन है वो इतने किलोग्राम होता, यानी कि ये 9 दूनी 18 को 8 तो हासिल 1, 9 छिक्का 54 और 1 55, ये होता हमारा, यानी पहले वो इतने किलोग्राम कंज्यूम कर रहा था कोई चीज, बाद में इतनी, क्योंकि जब प्राइस में हमारा रिडक्शन हुआ उसके बाद। अब देखो कुछ क्वेश्चन है हमारे रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ठीक, अब जैसे जो हमारा टोटल इनकम होती है, यानी कि जो हमारी टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, मतलब नेट इनकम, नेट इनकम को कहते हैं हम शुद्ध आय। ठीक, हिंदी में अगर मैं बात करूं, नेट इनकम प्लस टैक्स। ठीक, क्योंकि जो हमारी नेट इनकम है अगर उसमें जब हम टैक्स जोड़ेंगे वो बैठती है हमारी टोटल इनकम, जिसे हम ग्रोस इनकम भी कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम नेट इनकम का फॉर्मूला निकालें तो टैक्स इधर पहुंच जाएगा। अगर मानो टोटल इनकम में से अगर टैक्स हम घटा दें तो बचती है हमारी नेट इनकम। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक, तो लगभग हमारा इनकम टैक्स है 30%, तो जो उसकी नेट इनकम बैठेगी वो बैठेगी 70 लाख। ठीक, 1 करोड़ में से हम 30% अगर निकाल देंगे तो। ठीक, जैसे क्वेश्चन अब इसी के ऊपर है, तो इसमें बोला है यदि आयकर, आयकर का मतलब इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 6% घट जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो हमारी टोटल इनकम है, यानी कि टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है वो क्या होती है, यानी कि नेट इनकम, ये नेट इनकम है प्लस टैक्स, ये होती है। अगर मानो जो अगर मानो कुछ भी, मतलब जैसे टैक्स इसमें बोला था टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, अगर मानो टैक्स में 19% की हमने कुछ भी वृद्धि करी, ठीक, अगर हमें रखना है ये टोटल इनकम सेम रखनी है, तो जो हमारी नेट इनकम वो घट जाएगी उतने से ही। ठीक, मानो अगर टैक्स में 5 रुपए की वृद्धि करी, ठीक, तो नेट इनकम जो है ये नेट इनकम इसमें -5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो है नेट इनकम, अगर मानो चलो इसमें अगर हम 5 रुपए की वृद्धि कर दें, अगर हमें रखना है टोटल इनकम सेम, तो जो हमारा टैक्स है उसमें 5 रुपए की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, अगर 5 रुपए इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें 5 रुपए में कम करने पड़ेंगे, जब ही हमारा जो ये है टोटल इनकम ये सेम रहेगी। इसमें क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें जो टोटल इनकम है वो तो सेम रखनी है। ठीक, जो टैक्स है उसमें होगी 19% की वृद्धि, और जो हमारी शुद्ध आय है वो 6% से हमारी घट जाती है इसकी वजह से। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी जो 19% है ये टैक्स का, वो हमारा बराबर होगा नेट इनकम के 6% के बराबर, यानी कि जो 19% है टैक्स का वो बराबर किसके होगा, यानी कि 6% नेट इनकम के, ये है हमारी नेट इनकम। ठीक, तो यहां से अगर परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, यहां से हम टैक्स और नेट इनकम ये इसका हम रेशो निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6/19। ठीक, तो अब यहाँ से क्या पूछा था, आयकर की दर बतानी है, यानी टैक्स रेट बताना है हमें। तो जो हमारी टोटल इनकम है, हमारे जो टैक्स रेट निकलता है वो टोटल इनकम पे निकलता है, इस बात का भी ध्यान रखना। यानी ऐसा नहीं कि आप नेट इनकम पे निकाल दो। ठीक, यानी टोटल इनकम तो हमारी दोनों को मिलाकर होगी, टैक्स को जोड़ेंगे और जब नेट इनकम को जोड़ेंगे, यानी 19×6 = 25, तो 25 पर कितने रुपए लग रहे हैं, मतलब कितने रुपए टैक्स के जा रहे हैं 6, ये तो ये हमारी टैक्स रेट निकाल सकते हैं ऐसे, यानी 25 चौका 100 और 4 छिंग 24, तो 24% क्या है हमारा इनकम टैक्स लग रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना है टोटल इनकम पे निकालना है टैक्स, ना कि नेट इनकम पे।
कभी आप ऐसे कर दो यानी 6/19 ये मल्टीप्लाई 100, ऐसे नहीं करना, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि हुई तो किसी व्यक्ति की शुद्ध आय में 3% की कमी आती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि आयकर में हुई 17% की वृद्धि, जो 17% है टैक्स का, वो बराबर हो जाएगा किसके, यानी शुद्ध आय में 3% की कमी हुई, यानी 3% जो है नेट इनकम के, यानी नेट इनकम जो है उसका 3% के बराबर हो जाएगा 17% टैक्स, ठीक। अब यहाँ से परसेंटेज काट लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 17T इजिकल टू 3 नेट इनकम। यहाँ से हम वही टैक्स और नेट इनकम, ये इसका रेशो निकालेंगे, वो आ जाएगा 3/17, ठीक। यहाँ से भी हमसे क्या पूछा था, यानी आयकर की दर बतानी है, ठीक। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 17 3 जोड़ेंगे 20, यानी 20 पर 3 रुपए का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, ठीक। तो क्या आ गया 15%, आयकर कितना आ गया 15%, जो कि ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर टोटल इनकम पे निकालेंगे हम टैक्स, मानो नेट इनकम, इसका मतलब कह रहा है कि जो नेट इनकम है हमारी 17 है और टैक्स है 3, यानी हमारी जो रुपए जो टोटल इनकम हुई होगी वो 20 रुपए हुई होगी, 20 रुपए, जब हमने 3 रुपए का दे दिया टैक्स तो हमारे पास बचे होंगे 17 रुपए, ठीक। तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है यदि आयकर में 20% की कमी हुई तो किसी व्यक्ति की शुद्ध आय में 5% की वृद्धि होती है, तो आयकर की नई दर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आयकर में 20% की कमी हुई, यानी जो टैक्स का 20% है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, यानी कि नेट इनकम जो है उसके 5% के बराबर, ये ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे यार, 5 चौक 20, यहाँ बचेगा 4, तो कह सकते हैं टी मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, यहाँ बचा नेट इनकम, ये। और यहाँ से अगर हम टी यानी टैक्स का और नेट इनकम का रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक। तो हमसे क्या पूछा था, आयकर की नई दर, यानी कि टैक्स रेट ही निकालना है हमें, तो 4 और 1 5, तो इनकम कितनी हो जाएगी टोटल 5, उस पर कितने रुपए का टैक्स लग रहा है 1 रुपए का, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 20, 20 पंजे 100, ठीक। तो 20%, तो 20% किस में दिया है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं मतलब ये क्वेश्चन 20-20 सेकंड के भी नहीं है, लगभग 10 से 15 सेकंड में ये हो जाएंगे, तो यही होता है इनका तरीका करने का। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति की आय में 3,000 रुपए की कमी हुई और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई, भुगतान किए गए कर का अनुपात ये है, तो प्रारंभिक आय क्या है, मतलब ये कह रहा है कि जो इनकम है, मान लो पहले इनकम एक्स थी, अब उसमें होगी 3,000 की कमी, वो होगी मानो ये एक्स माइनस 3,000, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो टैक्स रेट है वो 15% से बढ़कर, मानो यहाँ अगर 15% लग रहा था तो यहाँ कितना हो गया 18% हो गया, ठीक। तो अब हमें ये दिया है कर का अनुपात, ये, तो हमें आय निकालनी है प्रारंभिक वाली, तो यहां से अगर हम इसका निकालें टैक्स तो आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 15%, ये पहला वाला टैक्स है और ये दूसरा वाला टैक्स है, मतलब ये एक्स माइनस 3,000, ठीक। अगर हम इसमें निकालेंगे टैक्स वो 18%, ये, तो इनका अनुपात कितना दिया है हमें, ये रहा 3:2। अब इसे सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ठीक। यहाँ से काटेंगे 3 पंजे 15, यहाँ 5, इसे काटेंगे 2 नीम 18, यहाँ 9, ठीक। 9 जाएगा इधर और 5 आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ बचेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 3,000, ये इज इक्वल टू 9 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक, इधर यानी 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 9×27,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। इधर 9x है, इधर 5x है, इधर जाने पे घट जाएगा, तो इधर बचेगा क्या 4x, इधर था 9x, ठीक। तो इधर बचेगा 9 में से 5 जाएंगे 4x, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 27,000, ठीक। 4 जाएगा नीचे से, 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 छिंग 24, 3 4 7 28 और 4 पंजे 20, 0, तो आ जाएगा 6750, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6750, यानी ये
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है ये वाला, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी आय, बचत और व्यय। ठीक, अब तो इसे करते हैं हम। देखो ये भी बहुत बढ़िया टाइप है और कितने आसानी से हम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में तो आ रहा होगा, और आप जो मेरी पुरानी वीडियो है, यानी इससे पहले जो 4 क्लास हुई हैं, प्रॉपर तरीके से आपने वो भी ली होंगी और उनके नोट्स वगैरह बनाए होंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो कोई सा भी परसेंटेज का टाइप आपसे नहीं छूटेगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सारे परसेंटेज क्वेश्चन अगर आएंगे वहां तो हो जाएंगे आराम से। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे ये है जो इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मैं इनकम की बात करूं, जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मानो खर्चा और सेविंग, बचत। मानो कोई व्यक्ति अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो उसकी वो इनकम है 100 रुपए। ठीक, और मानो उसने 100 रुपए में से बचाए कितने, 20 रुपए बचाए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी सेविंग। और मानो 100 में से 20 जाएंगे तो बच्चे उसके पास 80, 80 उसने कर दिए खर्च, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है। ठीक, मानो कितने उसने बचाए और कितने उसने खर्च करे, तो होती है टोटल इनकम। अब देखो इसमें कह रहा है ए, बी और सी का वेतन दिया है 1:3:4। यदि वेतन क्रम से 5%, 10% और 15% बढ़ाया जाता है तो बढ़ी हुई वेतन अनुपात बताना है हमें। ठीक, यानी ए, बी और सी, इनका हमें इनकम का रेशो दिया है। ये इनकम का रेशो दिया है कितना, 1:3:4। अब ये क्या कह रहा है कि वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हुई। ठीक, तो देखो ये रेशो दिया है, तो इसे बढ़िया तरीके से करने के लिए हम इसमें अगर मल्टीप्लाई 100 से कर लें तो तीनों में हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई, जिससे कि आसान हो जाए। ठीक, अगर हम इसमें हम 5% की वृद्धि करेंगे, इसमें अगर हमने 5% की वृद्धि करी, 100 में 5% यानी कि 5 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 105। ठीक, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 300 का 10% निकालेंगे वो हो जाएगा 30। ठीक, तो 300 में 30 जोड़ेंगे वो हो जाएगा 330। ये ठीक, और 400 में करनी है 15% की वृद्धि, अगर इसमें हम 15% की वृद्धि करेंगे तो 15 चौका 60, ये बढ़ जाएगा 60 से, तो यानी ये हो जाएगा 460। ठीक, तो इनका हमें रेशो बताना है बस। अब रेशो निकाल सकते हैं, इन्हें तीनों को हम 5 से काट सकते हैं, तो 21 पंजे 105 अनुपात, इसे 5 से काटेंगे 5 छंग 30 और फिर 5 छंग 30 66, इसे 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारे 21:66:92। ठीक, वो किस में दिया है, ये रहा 21:66:92, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो देखो मैंने तो बताया बिल्कुल बेसिक से, आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, 1, 3 और 4। जैसे ये 1, 3 और 4 ये दिया है हमें इनकम का रेशो। ठीक, अब उसने क्या बोला था, जो वृद्धि हुई 5%, 10% और 15%। ठीक, 5% यानी एक में अगर 5% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 105%। ये ठीक, रेशो 3 में करेंगे 10% की वृद्धि, ठीक, तो हो जाएगा 110%। ठीक, रेशो अब 4 में करेंगे 15% की वृद्धि तो वो हो जाएगा 115%। ठीक, अब यहां से भी हम निकाल सकते हैं रेशो। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये 105 है। ठीक, अनुपात 110 की 3 में करेंगे तो हो जाएगा 330, अनुपात 115 की 4 में करेंगे तो हो जाएगा 460। ठीक, अब यहां से भी रेशो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 21 रेशो 66 रेशो 92। तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें कहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में भी 5% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। मतलब देखो, यानी जो इनकम है, उसने बोला इनकम, यानी हमने मान ली इनकम, मान ली हमने 100 मान ली। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, यानी कि अपनी आय का 60% वो खर्च करता है, यानी इनकम, ये एक्सपेंडिचर मान लिया, यहाँ हमने सेविंग मान ली, इनकम मानी हमने 100। ठीक, जो एक्सपेंडिचर है यानी 60% वो खर्च करता है, 100 का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 60।
देखो हम 100 क्यों मान रहे हैं, 100 हम इसलिए मान रहे हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक, क्योंकि 100 मानेंगे तो आसानी से हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक्सपेंडिचर 60% खर्च करता है, तो सेविंग कितना बचेगा 40%, यानी कि 100 में 60 जाएंगे 40, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये ठीक। अब इसने क्या बोला था, जो आय है उसमें हुई 15% की वृद्धि, इनकम में हुई 15% की वृद्धि, अगर हम इसमें 15% की कर दें वृद्धि, तो इनकम का 15% यानी 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आ जाएगा, मतलब 15 रुपए की वृद्धि हुई इनकम में, ठीक। उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, यानी एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि हुई, यानी अगर 60 का हम 5% निकालेंगे, यानी ये, तो क्या आ जाएगा, 5 छंग 30, यानी कि अपॉन 10, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक। तो मतलब एक्सपेंडिचर में हुई 3 की वृद्धि, यानी इनकम में हुई 15 की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में हुई 3 की वृद्धि। तो सेविंग में हमें वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। जब इनकम 15 से बढ़ी और हमारा खर्चा कुल 3 ही बढ़ा, तो इसका मतलब 12 बढ़ा होगा हमारा सेविंग, ठीक, यानी 12 बढ़ा है हमारा सेविंग, ये हमें परसेंटेज में निकालना है। पहले था सेविंग 40 और हमारी 12 से वो बढ़ गई, ठीक, 12 से बढ़ गई, ये मल्टीप्लाई 100, यहाँ से निकालेंगे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब इसे हम कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 4 या 12, अब एक जीरो और है, तो मतलब ये हो जाएगा 30, तो 30%, तो हमारी जो सेविंग है वो 30% से बढ़ी, तो ये है इसका तरीका करने का, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक। तो आय का 2/3 मतलब जो इनकम है और एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो आय हमने मान ली 3, तो 2/3 वो खर्च कर रहा है, मतलब 2 वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी बचेगी 1, ठीक। अब देखो ये हम रेशो में ही है ये सब चीज, तो हम इसे आसानी से सोल्व करने के लिए इनके पीछे 2 जीरो लगा लेंगे, यानी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, जिससे कि हमें आसानी हो जाए इन्हें सोल्व करने में। अब इसने क्या बोला है, यदि इसकी आय में 14% की वृद्धि हुई, ठीक, इनकम में 14% की वृद्धि हुई, तो 300 का हम 14% निकालेंगे, ये, ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 14 42, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारी इनकम है वो 42 से बढ़ गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, और व्यय 20% की वृद्धि हुई खर्चे में, यानी 200 एक्सपेंडिचर है 200, और 200 का हम 20% निकालेंगे, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40, ठीक। तो इसका मतलब जो खर्चा है हमारा 40 से बढ़ा, तो हमारा जो सेविंग है, ठीक, यानी हमारा बचत वो कितने से बढ़ी होगी, जब टोटल इनकम यानी इनकम जो 42 से बढ़ी और हमारा खर्चा 40 बढ़ा, तो इसका मतलब जो सेविंग है वो 2 रुपए से बढ़ा होगा, ठीक। हमें यही निकालना है बचत का प्रतिशत, पहले बचत थी 100 और वो 2 से बढ़ गई, ये 2 से बढ़ गई, ये 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2% ही आ जाएगा, क्या आ गया 2%, तो 2% दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो ये है इसके कुछ तरीके करने के। देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये है 300, 200 और 100, ये हमारी सेविंग है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारी इनकम, ठीक। इनकम बढ़ी कितने 42% से, सॉरी 14% से, 14% से जब बढ़ेगी तो 14 थी 42, यानी 42 रुपए से बढ़ेगी तो हो जाएगी 342, तो इनकम क्या होगी हमारी 342, ये बढ़ी थी हमारी कितनी, यानी कि 20% से, ठीक। अगर ये 20% से बढ़ेगा खर्चा, ठीक, तो इसका 20% निकालेंगे 200 का, तो वो आएगा 40, यानी 40 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, ठीक। तो यानी कि इनकम होगी हमारी 342 और खर्चा हो गया हमारा 240, अगर 342 में से 342 में से अगर हम 240 को घटा दें तो हमारा सेविंग आ जाएगा, ठीक, बचत, तो ये क्या आ जाएगा 342 में से 240 गया तो आएगा हमारा 102, ठीक। तो अब हमारी जो न्यू सेविंग है, न्यू बचत, वो कितनी होगी 102, और पहले कितनी थी 100, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, 2 बढ़ी 100 पर, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 2% ही आ जाएगा, ये, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है रिशु अपनी आय का x% बचाता है, और यदि उसकी आय 26% बढ़ जाती है और खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है यदि रिशु अपनी आय का x% बचाता है, यानी इनकम
यहाँ एक्सपेंडिचर मान लिया, इस सेविंग, इनकम मान लिया हमने 100, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, x% बचाता है, ठीक, x% बचाता है, तो ये आ जाएगा x पर 100 का x% निकालेंगे और x आ जाएगा एक्सपेंडिचर। यदि उसकी आय में 26, अरे हम, यानी हमारा देखो एक्सपेंडिचर x है, तो हमारा जो सेविंग क्या आ जाएगा, सेविंग अगर 100 में से अगर हम x घटा दें तो सेविंग आएगा, क्योंकि मानो अगर 100 रुपए है, अगर हमने 20 रुपए कर दिए खर्च, तो हमारे जो बचत तो कितनी आएगी, 100 में से जब हम 20 घटाते हैं तो वही आएगी ना बचत। तो इसी प्रकार यहाँ भी हमने यही किया है, जो हमारा खर्चा x है, ठीक, हमें निकालनी है बचत, तो 100 में से अगर x घटाएंगे तो हमारी बचत ही आएगी, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, आय में 26% बढ़ गई, तो 26% बढ़ जाएगी, 100 का 26% निकालेंगे तो 26, तो इनकम हमारी कितने से बढ़ गई, 26 से। अब आगे क्या बोला, खर्च 20% से बढ़ा, ठीक, तो खर्च है x, तो x का जब हम 20% निकालेंगे, यानी ये 20/100, तो 20 पंजे 100, तो ये क्या आ जाएगा, x/5, ठीक। तो कह सकते हैं खर्चा जो है वो कितने से बढ़ा, x/5 से। हम यहाँ उल्टा ले रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये है सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर, ठीक, यही बोला है ना, x% बचाता है, तो ये सेविंग है, ये है एक्सपेंडिचर। अब इसने क्या बोला था, खर्च 20% से बढ़ जाता है, तो खर्च ये था, ठीक, यानी ये 100 माइनस x, इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका निकालेंगे जब 20%, यानी 100 माइनस x इंटू 20/100, ठीक, तो 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 100 माइनस x/5 ही, ठीक। तो ये आ गया। अब क्या कह रहा था, ठीक, बचत में 50% की वृद्धि होती है, ठीक, तो यानी कि जो सेविंग है इसमें 50%, यानी x का अगर हम 50% निकालेंगे, ये 50/100, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब जो सेविंग है हमारी x/2 से बढ़ गई, ठीक। बस अब इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि जो 26 है वो बराबर किसके होएगा, x/2 के प्लस और 100 माइनस x/5 के, इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 26। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक, यानी 5x यानी 26 इज इक्वल टू, इधर 5x हो जाएगा, ठीक, इधर मल्टीप्लाई 2 की होएगी, तो 200 माइनस 2x, ये, और अपॉन 5 दूनी 10, ठीक, 10 आएगा इधर, इधर हो जाएगा 260, इधर कितना हो गया 260 इज इक्वल टू, ठीक, 5x इधर है, इधर माइनस 2x है, तो 5 में हो जाएगा 3x, यानी 3x प्लस 200 बचेगा, यानी 3x प्लस 200, ठीक, 200 आएगा इधर, यानी 260 में से जब 200 घटाएंगे तो बचेगा 60 इजिकल टू 3x, 3 से इसे काटेंगे 20 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, यही हमसे पूछा था, x की वैल्यू ही पूछी थी, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ऑप्शन 20 दी राइट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 8,000 रुपए बचाते हैं, यदि ए का व्यय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की कुल आय कितनी है, ठीक, मतलब ए और बी दिए हैं, इनकी इनकम दी है हमें 5:7, ये, अब इस हमसे क्या बोला है, ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 8,000 रुपए बचाते हैं, ठीक, और ए का व्यय बी के व्यय के बराबर है, ठीक, ये बचा रहा है कितने 4,000, ये बचा रहा है 8,000, ठीक, एक्सपेंडिचर दोनों का दिया है बराबर, देखो जब इनकम इतनी है, ठीक, इसे हम अगर इनके पीछे x मान ले तो ये हमारी इनकम आ जाएगी, क्योंकि रेशो में था, अगर 5x में से अगर हम 4,000 घटा दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यानी इनका ये बचत है, जब इनकम में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो खर्चा आ जाएगा, और खर्चा दोनों को दिया है बराबर, तो दोनों का हम खर्चा निकाल लेंगे, यानी इधर इसमें से भी निकालेंगे, यानी 7x माइनस 8,000, ये, ठीक, तो दोनों का हमने क्या निकाल लिया खर्चा, और वो कर दिया इक्वल, क्योंकि ये हमारी है इनकम 5x और 7x मान लिया हमने, ये हमारी सेविंग है, ठीक, 4,000 और 8,000 दोनों की जब इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो खर्चा आएगा, ठीक, ए का खर्चा ये है और बी का खर्चा ये है, दोनों को कर दिया हमने इक्वल, क्योंकि इसमें बोला है ए और बी की, यानी ये
ए का व्यय बी के व्यय के बराबर है। ठीक, अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। इधर 5x है, इधर 7x है, तो इधर कितना बचेगा 2x। इधर -8,000 है, इधर -4,000 है, इधर आने में प्लस के 8,000 हो जाएगा, इधर बचेगा फिर 4,000। 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। और हमसे क्या पूछा है ए और बी की कुल आय। तो ए और बी की कुल आय 5x और 7x, 7 5 12x। ए और बी की कुल आय कितनी है 12x। 12x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2,000, यानी 12 दूनी 24,000 आ जाएगी, 24,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में दिया है हमें 24,000। देखो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वो कैसे, जब हमें यहाँ पता पड़ गया इनकम का रेशो दोनों का पता पड़ गया, यानी 5 और 7 12 आएगा, यानी 12 का मल्टीपल आएगा, 12 का मल्टीपल ए और बी की कुल आय पूछी थी। तो हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं, अगर जो भी हमारा यानी कि हमारी संभावना 99% है कि जो 12 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि 12 का मल्टीपल होगा। ठीक, 1% ऐसा भी हो सकता है कि 12 का मल्टीपल नहीं हो, मैं बता भी दूंगा ठीक किस केस में ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस हमारा ऑप्शन क्या होगा 12 का मल्टीपल ही होगा। जैसे हम देख सकते थे यही हमारा 12 का मल्टीपल, और शायद 12 दूनी 24 ये भी 12 का मल्टीपल है, 12 दूनी 24 ये भी 12 का मल्टीपल है, 12 दूनी 24 और ये भी 12 का मल्टीपल है। तो इसमें तो चारों ही ऑप्शन 12 के मल्टीपल है। ठीक, तो ये नहीं ऑप्शन से नहीं कर सकते थे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपए बचाते हैं तो उनके व्यय के बीच क्या अंतर है। ठीक, मतलब ए और बी के आय का अनुपात, यानी ए दिया है हमें और बी दिया है, इनका जो इनकम है उनका रेशो दिया है हमें क्या 3:5। अब आगे क्या बोला है, जबकि उनके व्यय का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना दिया है हमें 4:7। ये 4:7। और हमसे क्या कहा है ए और बी इतने रुपए बचाते हैं, जो सेविंग है इन दोनों की। ठीक, 16,000, ठीक 16,000 और 26,000, ये इनकी क्या है सेविंग। हमें क्या निकालना, इनके व्यय के बीच क्या अंतर है, यानी कि व्यय ये है इनका अंतर, 7 में 4 जाएगा 3, तो लगभग 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा, ये निकालना है। अब देखो इसका तरीका क्या है, वैसे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। इनके पीछे मान लो, इसके पीछे हमने x मान लिया, यानी कि इनकम हो जाएगी 3x और 5x, इसके पीछे हमने मान लिया y, तो ये हमारा क्या हो गया 4y और 7y एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे, यानी ये, यानी 3x में से अगर हम 4y घटा दें तो हमारा सेविंग आएगा, वो बचत, जो कि हमारा 16,000 है, ये 16,000। ठीक, और सेम इसमें इस बी की जो इनकम है, यानी बी की इनकम में से अगर खर्चा घटा दें 5x माइनस 7y कर दें, ये तो भी बचत आएगा। इसकी बचत कितनी है 26,000। ये अब इन्हें सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को, और यहां से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इन्हें सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक वैल्यू खत्म करेंगे, यानी इधर 3x है इधर 5x है। ठीक, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 5 की और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 की, ठीक, इधर क्या हो जाएगा 5 थी 15x, ये माइनस 5 चौक 20y और 16 पंजे 80,000। ठीक, ऐसे करेंगे जो 3 पंजे 15x माइनस 3 सत्ते 21y और 26 थी 78, नहीं 78,000। ठीक, अब मतलब इन दोनों को घटा दो, इसमें से इसे घटा दो या किसी मतलब इसमें से इसे घटा दो, बात एक ही है। तो अगर हम इसे घटाएं ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 15x से 15x खत्म हो जाएगा, प्लस के 21y माइनस के 20y, तो बचेगा 1y, वो भी प्लस का। ये 78,000 है, माइनस के 80,000 है, तो 80 में से 78 गए तो 2,000, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2,000। और हमसे क्या पूछा था, ठीक, हमसे एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है। ठीक, यानी कि ये 7y माइनस 4y, तो बचेगा 3y। ठीक, y की वैल्यू रख देंगे क्या आई हमारी 2,000। ठीक, तो 3 दूनी 6, तो हमारा 6,000 आ जाएगा इनका अंतर।
ठीक, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इनकम वन। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो वहां से हमारी इनकम आ जाएगी, और वाई की वैल्यू निकालिए तो यहाँ से हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक, अब देखो इसका एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, उसे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, भी रुक जाओ। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक से कैसे करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है ये, चलो मैं इसमें बता ही देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे करते हैं, यही बताता हूँ। जैसे हमें इनकम दी थी ये 3:5 दी थी ये, ठीक, और हमें एक्सपेंडिचर दिया था 4:7। ये थी इनकम और ये था हमारा एक्सपेंडिचर, यानी 4:7। ठीक, और यहाँ है हमारी सेविंग, ये ठीक, सेविंग कितनी थी 16,000 और 26,000। 16,000 को मैं लिख सकता हूँ 16 के, इसे लिख सकता हूँ 26 के, जिससे कि मैं आसानी हो जाए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, अब इसे कैसे करते हैं, इसे हम जब ही करेंगे, मतलब इसे कब लागू करेंगे मैं आपको बता दूं, जब इन दोनों का योगफल इसके बराबर हो। ठीक, यानी इनकम जो है हमारी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी ना, तभी हम यूज करेंगे। ठीक, मतलब कह सकते हैं, मतलब अगर ये इन दोनों के योगफल के बराबर है तब हम इस मेथड को यूज करेंगे, और हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी मैं बताऊंगा। यानी जैसा इसके पीछे मानो हमने एक्स मान लिया, ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी जो भी हम सोल्व करेंगे, यानी इसकी वैल्यू निकल के आती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं, यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों की, तो यहाँ 3×7 = 21 और 4×5 = 20, इनका निकालेंगे हम डिफरेंस। ठीक, अब मॉडुलस में, मॉडुलस का मतलब क्योंकि डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, तो मॉडुलस लगा दिया, इसका मतलब वो हमें प्लस में ही लेना है। तो क्या आ गया, 21 में से 20 जाएंगे 1, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, यानी कि 26 चौक 104, 104 के माइनस फिर 16 सत्ते 112, 112 के, ये भी मॉडुलस में। ठीक, मॉडुलस का मतलब क्योंकि डिफरेंस जो है माइनस में नहीं आना चाहिए हमारा, तो यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 104 में से अगर हम 112, यानी इनका डिफरेंस 112 में से 104 घटाएंगे तो 8 के, तो ये आ गई 8 के, तो ये हमारी 1 की वैल्यू आई। ठीक, मैंने बताया था ये यहाँ 1 की वैल्यू आ गई हमारी 8 के, हमें क्या निकालनी है, तो यहाँ से पहले हमारी ये निकलेगी इनकम, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3×8 = 24 के, तो 24 के इनकम इसकी आ गई, और 5×8 = 40, 40 के इनकम इसकी आ गई। हमें क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर। देखो ये है इनकम, ये हमारा सेविंग, और इसमें से हम घटा दें तो 24 में 16 जाएगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा ये 24 में 16 जाएगा कितना, यानी 8, 8 के क्या आ गया हमारा ये एक्सपेंडिचर है ये। ठीक, सेम इसमें ये 40 के हमारी इनकम आई है, ये सेविंग था 26 के, अगर 40 में से 26 घटाएंगे तो 14 के, ये हमारा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक, अब हमें से इनका क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, ये 14 के में से 8 के जाएंगे तो 6 के, 6 के का मतलब 6,000, तो यही हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें क्या कहा है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष में 600 रुपए बचाता है, यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब यह है, यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपए बचाता है, ठीक, यानी प्रत्येक 600 रुपए बचाता है, तो ए की वार्षिक आय क्या है। मतलब ये कह रहा है कि ए और बी उनका जो इनकम है उनका रेशो दिया है 4:3 ये, और व्यय का जो अनुपात है यानी एक्सपेंडिचर का वो अनुपात दिया है 3:2, यानी ये। अब हमसे यानी इनकी जो बचत है दोनों की बराबर है, जो सेविंग है इसकी भी 600 है और इसकी भी 600 है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, ए की वार्षिक आय, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो, यानी कि देखो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 8 और 9 का जब डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा 1। ठीक, फिर इसे करेंगे, यानी 3 छिंग 18, 2 छिक्का 12, 1800 में से 1200 जाएगा तो 600, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई 600। हमसे क्या पूछा, ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय है 4, तो 4 का रेशो निकालिए, 1 का रेशो था, 4 का रेशो निकालेंगे तो 4 छिंग 24, तो क्या आ जाएगा 2400, तो ए की इनकम कितनी आ गई 2400, जो कि ऑप्शन डी है। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे कर सकते हो, यानी बेसिक मेथड।
इनके पीछे एक्स लगा लेंगे, 4x और 3x इनकम होगी, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y और 2y। ठीक, यानी 4x माइनस 3y बराबर 600। ये हमारा सेविंग है, यानी इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटाएंगे, और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, ये भी 600 हमारी क्या है सेविंग, ये बी की है। तो चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यह है बेसिक मेथड। ठीक, अगर हम इसे सोल्व भी करते हैं, देखो 600 दोनों बराबर हैं, तो यानी बराबर कर दो इन इक्वेशन को, यानी कि ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ठीक, इधर 4x है, इधर 3x है, तो इधर जाने पर हो जाएगा खाली 1x, इधर माइनस 2y है, इधर जाने पर हो जाएगा प्लस 3y, एक बचेगा y। तो हमारी x और y के आगे बराबर आ गई। जब बराबर आ गए, इसका मतलब कह सकते हैं क्या, जो x बटे y है वो 1:1 में आ गई। ठीक, तो यानी कि ये x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, y की भी, यानी कह सकते हैं इनके रेशो क्या है, बराबर है। ये इनकम के हैं और ये एक्सपेंडिचर के हैं ये। ठीक, और देखो मैं इनमें इसमें एक तरीका और बताता हूँ, जब हमारी सेविंग इक्वल दी हो तब वो यूज होगा। यानी कि जैसा इनकम थी ए और बी की, वो थी 4:3, और जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो था 3:2, 3:2, ये था हमारा एक्सपेंडिचर ए और बी का। अब इसमें जो हमारी सेविंग थी वो थी बराबर। ठीक, बराबर, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मानो ए की अगर इनकम 8,000 है, ठीक, और हमारी बी की इनकम मानो 6,000 है। ठीक, अगर मैं कहने लगूं दोनों की सेविंग बराबर है, मानो ये भी 2,000 रुपये बचाता है, ठीक, और ये भी 2,000 रुपये बचाता है, तो इनका जो खर्चा वो क्या आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 6,000 खर्चा, और इसका आ जाएगा 4,000 खर्चा। ठीक, तो आप यहां से देखो, इनका जो डिफरेंस था इनकम का वो था 2,000। ठीक, और यहाँ जो हमारा खर्चा आया एक्सपेंडिचर, उनका भी डिफरेंस कितना है, 2,000। ठीक, तो मतलब डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आया। जब हमारा सेविंग यानी बचत अगर हमारी सेम है, तो जो हमारा इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो अंतर होता है सेम ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा है कि जो इनका डिफरेंस है, अगर दोनों की सेविंग बराबर है, ठीक, इसकी भी सेविंग 600 रुपये थी और इसकी भी सेविंग 600 रुपये थी, तो जो इनकम है, ठीक, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर ही हमें दे रखा है। ठीक, इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब यहाँ रेशो ऑलरेडी मेंटेन है। अगर मेंटेन नहीं होते तो हमें मेंटेन करने पड़ते। ठीक, तो यहाँ से जब रेशो मेंटेन है तो इसका मतलब 4:3 और 3:2, ये हमारे रेशो बराबर आ गए। ठीक, जब बराबर आ गए, 4 में से अगर 3 हम घटाएं तो यहाँ से इनकम का वो आ जाएगा, यानी सेविंग का। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे, ठीक, यानी कि यहाँ से हमें सेविंग का रेशो आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और 3 यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो वो भी 1। ठीक, तो यानी यहाँ से भी देखो क्या आया, 1 आया, तो ये हमारा क्या है, सेविंग है। ठीक, कह सकते हैं जो 1 की वैल्यू है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हमारा सेविंग है, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, ये हमारा सेविंग है। तो मतलब कह सकते हैं जो 1 की वैल्यू है ना वो 6,000। ठीक, 6,000 है, हमसे क्या निकालनी थी, 4 की वैल्यू निकालनी थी, तो डायरेक्ट 4 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 6 24,000। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कैसे भी कीजिए। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी उसी सेम क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि ए और बी की आय 9:4 के अनुपात में है, और उनके व्यय का अनुपात 7:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2,000 रुपये बचाता है तो उनके खर्चों का पता लगाए। देखो सेविंग बराबर है, सेविंग अगर बराबर दी हो या एक्सपेंडिचर बराबर दिया हो, ठीक, जो उनके रेशो है ना इनकम के, जैसे मानो यहाँ इनकम है, यहाँ सेविंग है, यहाँ एक्सपेंडिचर है, हमें दो तो रेशो देगा वो, या तो इनकम के रेशो देगा या हमें सेविंग के रेशो। जैसे मानो इनकम और सेविंग का अनुपात दिया, और हम एक्सपेंडिचर का जो वो है एक्सपेंडिचर, वो दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब वो रेशो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक, मेंटेन करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें कहा था ए और बी है, ये इनकी जो इनकम है उनका अनुपात दिया है 9:4। ठीक, और जो उनका एक्सपेंडिचर है उनका अनुपात दिया है 7:3। ये और जो सेविंग है, सेविंग दी है बराबर दोनों की, जब बराबर दी है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 9 में से 4 जाएंगे 5, यानी इसका डिफरेंस क्या है, 5,
और इसका डिफरेंस क्या है, 7 में 3 जाएगा 4, इसका डिफरेंस है 4। तो ये रेशो हम मेंटेन करेंगे सबसे पहले, तो मेंटेन करेंगे ही। तो मेंटेन करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, यानी ए और जो बी है इसका इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 नीम 36 ये, और 4 चौक 16 ये, ठीक। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर में, यानी 5 सत्ते 35 ये, और 5 तिया 15 यानी ये, ठीक। तो देखो अब रेशो हो चुके हैं हमारे मेंटेन, ठीक, यानी इक्वल। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग आ जाएगी, यानी 36 में से अगर 35 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक, और 16 में से 15 घटाएंगे वो भी 1 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा जो सेविंग है बराबर आ रही है, तो इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो कितनी दी है, 2000, ठीक, मतलब जो 1 की वैल्यू है वो कितनी दी है, 2000। और हमसे क्या पूछा था, उनके खर्चों का पता लगाएं, ठीक, उनके खर्चे, खर्चे मतलब एक के बताने, दोनों के बताने हैं, ठीक। तो खर्चा यानी एक्सपेंडिचर हो रहा है, 7 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। 7 की जब निकालेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 दूनी 14,000, और 3 का रेशो निकालेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6,000, तो 6 और 14, तो कह सकते हैं 6 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, सॉरी, मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना, देखो मैंने यहाँ निकाल दिया, जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो तो ये है ना जो हमने मेंटेन किया है, यानी हमें 35 का रेशो निकालना है, यानी 35 रेशो का मान निकालना है, और 15 का। तो मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो 1 की वैल्यू दिया मैं 2000, तो हमें निकालनी है 35 की वैल्यू और 15 की वैल्यू। 35 की निकालेंगे, ठीक, 35 की निकालेंगे तो 35 दूनी 70, यानी 70,000, ठीक, और 15 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे तो 15 दूनी 30,000, तो 70,000 और 30,000, तो 70,000 और 30,000 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे जब हमारा एक्सपेंडिचर ये आ गया था 35:15, तो इनका ही फैक्टर होगा, वो 35 का फैक्टर और 15 का फैक्टर हमारा आंसर होगा, तो आप चेक भी कर सकते थे, ठीक। 70 और 30,000 निकालना था, ये ऑप्शन बी है, ये 7,000 और 3,000, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। एग्जाम से हमसे सिली मिस्टेक बहुत होती है, जैसे मैंने अभी ऑप्शन डी मार दिया, राइट, ठीक, हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ 3 जीरो है इसके पीछे, लेकिन हमें 4 जीरो वाला निकालना था 70,000, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो हम वैसे भी देख सकते हैं, यानी 35 और 15 का हमें देखना था मल्टीपल, लेकिन 35 और 15 का मल्टीपल 2 है, ये रहे, 35 दूनी 70, 15 दूनी 30, और 35 दूनी 70, 15 दूनी 30, तो ये 2 है, ठीक। तो इन दोनों में से हमारा आंसर होता, अगर हम ऑप्शन से करते तो 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते, ठीक, क्योंकि एग्जाम में हमें यही ना कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, ऑप्शन पे भी हमें नजर मारनी पड़ती है, क्या पता हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ऑप्शन से पता पड़ जाए कि हमारा आंसर क्या है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है अजय और विजय के लिए जनवरी महीने की आय 3:2 के अनुपात में है और व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि अजय की बचत 5,000 है और विजय की बचत 4,000 है, तो प्रत्येक के जनवरी माह की आय कितनी है। मतलब कह रहा है अजय और विजय, यानी अजय है और विजय है, उनकी जो इनकम है जनवरी महीने की, उनका अनुपात दिया है 3:2, ठीक, और उनका जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर वो दिया है हमें 5:3, ये 5:3, और जो उनकी बचत है यानी सेविंग वो कितनी दी है, 5,000, और विजय की है 4,000, यानी 5,000 और 4,000। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी से कर सकते हैं, यानी कि 3 तिया 9, ठीक, और 5 दूनी 10, 10 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 10 माइनस 9, 10 में से 9 जाएगा 1, ठीक, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक, 10 माइनस 9, ठीक, तो वो आएगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इनकी करेंगे, यानी 5 चौक 20,000 और 3 पंजे 15,000,
20,000 में से 15,000 जाएगा जब, ये प्लस में ही लेनी है हमेशा। ठीक, 20 में से 15 गया 5,000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 5,000। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक के जनवरी की माह की आय। ठीक, तो आय ये है, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू निकालनी है और 2 रेशो की। तो जब एक की वैल्यू है 5,000 तो 3 की क्या आ जाएगी, 5 या 15,000। ठीक, तो इसकी इनकम क्या होगी 15,000, 5 दूनी 10, इसकी कितनी होगी 10,000। तो ये हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई 15,000 और 10,000, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो वैसे भी हम देख सकते हैं, जब हमसे इनकम ही पूछी थी, इनकम का हमें रेशियो दिया था 3 और 2, तो जो हमारा 3 और 2 का जो इनकम अनुपात दिया है इसमें, तो उसे भी देख सकते हैं। जैसे अगर इसे हम सोल्व करें तो यहाँ से 3:2 नहीं आएगा दोनों के इनकम। ठीक, यहाँ से आएगा 5 या 15 और 4 या 15, 5:4 आएगा। यहाँ से आएगा 6 या 18, 6 दूनी 12, यहाँ से आ जाएगा 3:2। ठीक, यहाँ से 6, यहाँ से भी नहीं आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3:2। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है ना, इनमें से हमारा सही आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं ऑप्शनों को। अब चाहो तो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं बता देता हूँ ये, यानी कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 3x 2x ये हमारी इनकम है दोनों की, ये वो जो एक्सपेंडिचर है वो 5, इसके पीछे मान लेंगे y, 5y 3y, ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक, हमें क्या नहीं, और हम इनकी सेविंग निकालें, यानी 3x माइनस के 5y, ये क्या आ जाएगी सेविंग, जो कि कितनी दी है इसकी, ये 5,000। ठीक, इसकी सेविंग है 5,000 ये, और इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी 4,000, यानी कि 2x में से 3y जाएगा जब, ये क्या आ गई इसकी सेविंग। अब इन दोनों को, ये बन गई इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स वाई यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे उससे क्या आ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कीजिए, यानी कि इनकी इनकम इसकी थी 5,000, ठीक, और इसकी थी 4,000। ठीक, आपको कैसे करना है, ठीक, यहाँ से अगर मानो हम एक्स वाई हटा दें, ठीक, ये दिया था अनुपात में। ठीक, सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, इनका डिफरेंस, यानी 3 तिया 9, 5 दूनी 10। ठीक, यानी कि 10 माइनस 9। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस ए, तो इसका मतलब जो एक की वैल्यू वो कितनी रहेगी। अब इनका निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी 5 चौक 20, 20,000। ठीक, और 3 पंजे 15, माइनस 15,000। ठीक, 20 में से 15 जाएगा तो 5,000। अगर ये माइनस का भी आए ना यहाँ, तो प्लस का ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 5,000 आ गई। जब एक की वैल्यू 5,000 आ गई, अब 3 और 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो यहाँ की निकल के आती है, यहाँ की ही वैल्यू निकाल सकते हैं हम। और मानो एक्सपेंडिचर पूछ लिया ना किसी कारणवश, ठीक, जैसे एक्सपेंडिचर पूछ लिया तो तब कैसे निकालेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि इनकम क्या हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगी 15,000। ठीक, और 5 दूनी 10, इसकी हो जाएगी 10,000 इनकम। ठीक, सेविंग हमें 5,000 और 4,000 दी है, तो 15 में से 5 जाएगा 10,000, यानी इसका एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 10,000। ठीक, और 10,000 में से 4,000 जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा 6,000। तो ऐसे निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी हमारी इस तरीके से। ठीक, ऊपर वाली वैल्यू निकाल के फिर इसे घटा के हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंडिचर पूछा है तो निकालने को। कभी आप ऐसे नहीं कर दो कि 5, एक की वैल्यू 5 आ गई तो डायरेक्ट निकाल दो एक्सपेंडिचर, यानी 5 पंजे 25, एक्सपेंडिचर क्या आ गया इसका 25,000 आ गया। ठीक, और इसका 5 या 15, यानी इसका 15,000 आ गया, नहीं ये गलत है। ठीक, एक्सपेंडिचर हमारा 6,000 और 10,000 ही आएगा, जैसा भी मैंने निकाल के बताया था। आप देखो सर, इसे देख भी सकते हैं प्रूफ करके, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, 15,000 हमारी इनकम है, 4,000 6,000 जोड़ेंगे तो 10,000 हमारी क्या इनकम है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या पूछा है, 3 व्यक्ति ए बी और सी जिनकी सैलरी एक साथ 72,000 रुपए है, वे अपनी सैलरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है, तो ए का वेतन बताना है हमें। मतलब ये कह रहा है कि ए बी और सी, इनका जो इनकम है उनका हमें रेशो दिया है, रेशो नहीं मतलब उनका योगफल दिया है।
मानो ए की सैलरी ए ही मान सकते हैं, बी की सैलरी बी ही मान ली, और सी की सैलरी हमने बी सी ही मान ली। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इनकी तीनों का वेतन का योगफल दिया है 72,000। ठीक, और क्या पूछा है, वे अपनी सैलरी का क्रम से 80%, 85% और 75% करते हैं खर्च। मतलब ए बी और सी जो उनका एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो दिया है 80%, 85% और 75%। और जो उनकी बचत है उनका रेशो दिया है। यहां हम बचत निकालेंगे सबसे पहले। जो सेविंग है, यानी जो सेविंग है, उनका रेशो कितना दिया है, 8:9:20। 8:9:20 ये दिया है ना। ठीक, और जो एक्सपेंडिचर है वो दिया है 80%, 85% और 75%। मतलब जैसे हम जो सेविंग है ये हमने अगर एक्स माने, यानी 8x 9x और 20x हो जाएगी सेविंग। ठीक, ये सेविंग है। जब क्रम से मतलब ए करता है 80% खर्च, जब ए 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 20%। मतलब कह सकते हैं जो ए का 20% जो है वो कितना है, ये 8x, ये सेविंग है हमारी, ये 8x। तो यहां से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू, यानी ए का वेतन, तो क्या आ जाएगा 8x अपॉन 20% ये। ठीक, सेम हम बी का करेंगे। बी खर्च कर रहा है 85%, इसका मतलब बी बचा कितना रहा होगा, 15%। ठीक, तो जो बी है वो अपने वेतन का 15% बचा रहा है, जो कि कितना है 9x। ठीक, ये 9x ये। तो यहां से अगर बी का वेतन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9x बटे 15% ये। ठीक, इसी प्रकार अगर हम सी का करें, सी खर्च कर रहा है 75%, तो इसका मतलब सी बचा कितना रहा है 25% ये, जो कि किसके बराबर है, ये 20x, यही है सी की सेविंग 20x। यहां से अगर हम सी का वेतन निकाले तो क्या आ जाएगा 20x बटे 25% ये। अब यहां से ए और बी और सी की क्या आ गई हमारे पास, इनकम आ गई। ये ए की इनकम है, ठीक, ये बी की इनकम है, और ये सी की इनकम है। ठीक, यहां से हम सीधा रेशो निकाल लेंगे, यही क्या पूछा था हमसे। ठीक, यानी जो ए है और बी है और सी है, जो इनका इनकम है उनका यहां से निकाल लेंगे रेशो। तो ए की क्या आई 8x बटे 20%, यानी ये 8x बटे 20%। ठीक, बी की आई है 9x बटे 15%, यानी ये 9x बटे 15%, ये रेशो में। ठीक, सी की कितनी आई है 20x बटे 25%, यानी 20x बटे 25%। अब देखो x से x खत्म हो जाएगा, ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी, बचा क्या, यहाँ बचा 8 बटे 20 रेशो 9 बटे 15 रेशो 20 बटे 25। ये इसे हम काटेंगे, इसे 5 से काटो, नीचे तीनों को हम 5 से काट लेंगे। यहाँ बचेगा 5 चौक 20, यहाँ बचेगा 5 तिया 15, यहाँ बचेगा 5 पंजे 25। यहाँ 4 है, इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 2, ये 3 तिया 9 3 बार, ये 5 चौक 20, यहाँ 4 बार। तो क्या आ गया 2 रेशो 3 रेशो 4। ये क्या आ गया, इनकम का अनुपात आ गया। जब इनकम का अनुपात आ गया 2:3:4, ठीक, तो टोटल इनकम कितनी हुई, 2 और 3 5 4 9, तो टोटल हमारी इनकम कितनी आई है, वो आई है 9। तो 9 जो हमें दी है वो कितनी दी है 72,000, टोटल इनकम वो है 72,000 के बराबर। ये हमसे क्या पूछा था, अगर यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लें तो 9 अट्ठे 72, तो एक की क्या आ जाएगी 8,000 ये। अब यहाँ से हम तीनों की इनकम निकाल सकते हैं। ठीक, तो तीनों की इनकम निकालेंगे तो इनका इनकम का रेशो कितना आ गया 2 3 4, 2 3 4। ठीक, 8,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16,000, तो एक इनकम आ गई 16,000। ठीक, 8 तिया 24, बी की आ गई 24,000, और 8 चौक 32, इसकी आ गई 32,000। तो यहां से हमने निकाल लिया, यानी 16 24 और 32, यही पूछा था हमसे। ए का वेतन पूछा था, सॉरी मैंने तीनों का वेतन निकाल दिया, लेकिन पूछा था हमसे ए का वेतन। तो ए का कितना आया हमारा 16,000। ठीक, तो 16 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर।
तो ये है इसका बेस्ट मेथड करने का। अब देखो मैं इसे ऐसा बताता हूँ जिससे कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को जल्दी कर सको, यानी कि हमें टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में। तो देखो जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सेविंग का जो रेशो दिया था हमें, वो दिया था 8:9:20, ठीक। यानी जो सेविंग का रेशो दिया था 8:9:20, ये दिया था सेविंग का रेशो, ठीक। तो हमें इनकम का रेशो देखो कैसे निकालेंगे। यहां से हमें बचत की परसेंटेज दी है, ये 80%, 85% और 75%। ये बचत की हमें क्या दिया, परसेंटेज। जब 80% बचा रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 20%। तो इसका मतलब ये 20% हम नीचे डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, तो यहाँ से हमारा क्या आता चला जाएगा, इनकम का रेशो आता चला जाएगा, ठीक। इसके नीचे इसकी बचत परसेंटेज लिख देंगे, ठीक। तो 85% है तो कितना बचा रहा है अभी, वो बचा रहा है 15%, तो यहाँ 15%। ये इसका शॉर्टकट मेथड है जिससे कि आपको डायरेक्ट ध्यान रहे और आप टाइम बचा सको। सी बचा रहा है, यानी खर्च कर रहा है 75%, तो बचा कितना रहा होगा, 25%। तो इसे डिवाइड कर देंगे 25% से। अब सीधा हमारा इनकम का रेशो आ जाएगा यहाँ से, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर लेंगे, ठीक। यहाँ 20 है, यानी 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से काट लिया तीनों को। अब इसे काटेंगे 4 दूनी 8, ऊपर बचा 2, 3 तिया 9, ऊपर बचा 3। अब 5 से इसे काटा, 5 चौक 20, ऊपर बचा 4। तो यहाँ से हमारा इनकम का रेशो क्या आ गया, 2:3:4। देखो अब भी वही आया ना जो पहले आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से कर सकते हैं जल्दी निकालने के लिए। अब आप निकाल सकते हैं टोटल इनकम कितनी है, 2 3 5 4 9। तो 9 की वैल्यू दी थी हमें 72,000। ये हमसे क्या पूछा था, यानी एक इनकम बतानी है, दो रेशो की वैल्यू बतानी है हमें, 2 रेशो की। तो यहाँ से 9 8 72, यानी एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000, ठीक। 2 रेशो की क्या आ जाएगी, 8 दूनी 16,000। तो अब भी क्या आया हमारा, 16,000 आया। तो इस तरीके से करना है आपको एग्जाम में। इससे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि ये कैसे हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे जल्दी से करने के लिए। इसमें बोला है ए बी और सी की संयुक्त आय, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी संयुक्त आय यानी मिलाकर वो दिया 1530। ये अब कह रहा है यदि वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं तो उनका व्यय यानी एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 16:12:9, ये दिया है, ठीक। अब देखो ये हमें व्यय यानी कि बचत का हमें रेशो दिया है, और हमें जो सेविंग है वो दिया 20%, 25% और 40%। जब सेविंग 20% है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80%। अगर यहाँ हम 80% से इसे डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा इनकम का रेशो निकलता चला जाएगा, ठीक। अब ये भी यहाँ 25% वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 75%। तो यहाँ अगर 75% से डिवाइड कर दे तो इनकम आती चली जाएगी हमारी, ठीक। 40% बचा रहा है तो इसका मतलब 60% ये खर्च कर रहा होगा, ठीक। तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे, एक बार चलो दोबारा देख लो। जैसे जो ए है वो 20% बचा रहा है तो इसका मतलब वो 80% खर्च कर रहा है। तो ए का जो 80% है वो दिया है ये 16 रेशो, ये यहाँ 16। और जब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 16/80% पहुंच जाएगा नीचे, ये तो ये आया इस प्रकार 16/80%। तो ऐसे ही हम तीनों निकाल लेंगे। कैसे खोलेगा मैं ये भी? हम्म 1 मिनट रुक जाना अभी। थोड़ी सी है।